हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। आज का विषय है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश और विस्तार। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रवेश और विस्तार से है। और आप समझ रहे हैं कि इस पर यूपीएससी का मेंस का प्रश्न भी है। आपको प्री के लिए भी ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर उठते रहे हैं यूपीएससी सीएससी में। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ गेट रेडी फॉर योर क्लास। वी आर जस्ट स्टार्टिंग अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्रेंस इन इंडिया। तो चलिए, आप तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास पर बात करते हैं। इससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग अनअकैडमी के बारे में कि अगर आप अनअकैडमी को फुली इंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी को फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डाउनलोड करिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे अनअकैडमी की जो क्लासेस हैं, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो आपको मिलेंगी, जो फ्री होती हैं स्टूडेंट के लिए। या आप अनअकैडमी पर एडमिशन भी अगर लेना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अबाउट मी के सेक्शन से आप मेरे बारे में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अनअकैडमी का प्लान है। अनअकैडमी के दो प्लान यहाँ पर मौजूद है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है अनअकैडमी पर एडमिशन लेने की, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर हमें रिजर्व पढ़ना है, हमें 1 साल के अंदर क्लासेस कंप्लीट करनी है, हमें विथ सीक्वेंस पढ़ना है। तो ये चीज़ आपके लिए बेहतरीन है। आपको जानना चाहिए कि अनअकैडमी का अपना एक रिजर्व चैनल है जिस पर वो एडमिशन लेती है और फिर कुछ कमिटमेंट करती है आपको। जैसे सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया कि 1 साल में आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी का जो कोर्स है वो 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि जो क्लासेस होंगी अनअकैडमी पर वो सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। विथ ये है कि आपको जो पढ़ना है, जो क्लास लेनी है, वो आप ले सकते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पर अनअकैडमी, अगर आप प्लस पे, सबसे पहले हम प्लस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप प्लस पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो देखिए अनअकैडमी आपको क्या देती है। डेली अनअकैडमी, जी हाँ, अगर आप प्लस पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो अनअकैडमी आपको देती है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। ठीक है ना। और चलिए देखते हैं, अनअकैडमी पर 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक की एडमिशन प्लान मौजूद है। लेकिन अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि या तो आप 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल के लिए अनअकैडमी के प्लस पर एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल की जो फ़ी है वो है 49,500 रुपीज़। 2 साल की जो फ़ी है वो है 72,000 रुपीज़। 3 साल की जो फ़ी है वो है 90,000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए, रेफरल कोड MNUS को यूज़ करिए जिससे आपकी फीस में 10% का डिडक्शन होगा। 10% आपकी फीस कम हो जाएगी। जैसे देखिए, 1 साल की जो फ़ी है 49,500, वो 10% कम होकर हो जाएगी। रेफरल कोड MNUS को 1 साल की जो फ़ी है 49,500 रुपीज़, रेफरल कोड MNUS को यूज़ करने के बाद 10% कम होके हो जाएगी 44,550 रुपीज़। ठीक है। 2 साल की फ़ीस 64,800 रुपीज़,
3 साल की फीस 81,000 रुपीज। सो प्लस कोर्स जिसे नॉर्मल कोर्स कहा जाता है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर देखिए ये है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, आइकॉनिक मीन्स स्पेशल सब्सक्रिप्शन। if you are going for the iconic subscription, then you will get some special features. You will get कोच और गाइड, यानी आपको एक कोच या गाइड मिलेगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ अगर देखिए अनअकैडमी आपको क्या देगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। यहाँ पर देखिए पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक। ठीक है, यहां पर एक चीज और देखिए, 1 साल की जो फी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की वो है 69,500 रुपीज, 2 साल की फी है 1,07,000 रुपीज और 3 साल की फी है 1,41,000 रुपीज। तो देख रहे हैं। और यहां देखिए ये है रेफरल कोड MNUS, जैसे ही आप इसको लगाएंगे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। जैसे एक साल की जो फीस है 69,500 रुपीज, वो रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद हो जाएगी 62,550 रुपीज। 2 साल की फीस देखिए हो जाएगी 96,300 रुपीज, 3 साल की फीस हो जाएगी 1,26,900 रुपीज। तो दिस इज अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ special plan for you and you can also do it. When you are going for the subscription, you can use my referral code MNUS. Then we are just discussing about the optional subjects. If you want to optional subjects, and this is a sheet of optional subjects, आप अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा इसमें से आप देख सकते हैं, जो ऑप्शनल आपको पसंद हो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ओके, जिससे मान लीजिए एज एग्जांपल ले लो, हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपका है, ठीक है, तो मैं खुद भी अनअकैडमी प्लस पे हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस ले रहा हूं। आप ऑप्शनल हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर पूरी शीट मौजूद है, आपको जो भी इस शीट में जो भी अफोर्डेबल हो आप ले सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिएगा ऑप्शनल को कंप्लीट होने में वक्त लगता है ना। कम से कम अगर हिस्ट्री जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनते हैं तो कम से कम 6 महीने का टाइम तो लगता है। उसके अलावा अगर आप जो भी आपके लिए बेहतर हो, आप जो भी इसमें से शीट में से पसंद करते हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो उस पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ओके, लेकिन मैं आपसे यही करूंगा कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, प्लीज यूज माय रेफरल कोड MNUS, then you will get 10% deduction on your subscription fee. So guys, students, we are just going for our topic. Then this is your topic, you are watching this class. ये टॉपिक है आपके सामने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश और विस्तार, यानी 2 चीजों पे हम बात करेंगे, एक तो प्रवेश पर और दूसरा विस्तार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बच्चों आज की क्लास रेलेवेंट है, आप UPSC CSC के 10 सालों के पेपर्स उठाइए, मेंस में देखिए इस टॉपिक पर प्रश्न आए हैं और आगे भी आते रहे हैं, आगे भी प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न यहां पर उठता है कि यहां पर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के क्रम के बारे में, एक सिलसिले के बारे में बात करेंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में प्रवेश किया है ना, किस तरह से वो भारत में आई और फिर उसका विस्तार कैसे हुआ। इन 2 प्रश्नों पे हम बात करेंगे। पहली चीज है साहब, एक सवाल पैदा होता है कि आखिर यूरोप में ऐसा क्या हो गया कि वहां के देश अपनी अपनी कंपनियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाजार की तलाश के लिए भेजने लगे। क्या रीजन था? क्या आपने कभी सोचा क्या रीजन था? हजारों मील दूर कोई कंपनी यूरोप को छोड़कर बाजार तलाशने जा रही है। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है, क्या कारण था, क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? क्या कभी आपने सोचा? तो आपको मैं बताऊं,
कि देखिए पहला जो सबसे मेन रीजन है वो ये है, यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जिसको रेनेसा कहते हैं। देखिए साहब, यूरोप में रेनेसा की शुरुआत जो है वो माना जाता है कि 13वीं शताब्दी से ही हो जाती, धीरे धीरे, है ना, 13वीं शताब्दी से धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा। यूरोप में पुनर्जागरण जब होता है तो वहाँ की राजनीति, वहाँ की, जी हाँ, वहाँ की राजनीति, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ समाज, वहाँ धर्म और संस्कृति में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक इनोवेशन का दौर शुरू होता है। देखिए पुनर्जागरण इज अ बिग इशू, इज अ बिग सब्जेक्ट, बिग टॉपिक, एक बिग टॉपिक है। बट यहाँ पे हम बस पुनर्जागरण की इतनी सी बात करेंगे कि इकोनॉमी में कहा जाता है कि जब वहाँ यूरोप में नए विचारों का आगमन हुआ, जब वहाँ इनोवेशन होने लगे, जब वहाँ रिसर्च होने लगे, मशीनों का दौर शुरू हुआ, और कहा जाता है कि जिस काम को 100 लोग मिलके किया करते थे उस काम को अब एक मशीन कर रही थी, यानी मशीनों ने इंसानों की जगह लेनी शुरू कर दी। कहने का मतलब है कि मशीनों ने काम को तेज कर दिया। सबसे पहले इस इनोवेशन को अडॉप्ट किया इंग्लैंड ने। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई नई चीज जो अडॉप्ट करता है, जहां पर नई टेक्नोलॉजी आती है, तो सबसे ज्यादा फायदा उसी देश को मिलता है। तो वहां पर मशीनें बनी, इंग्लैंड के लंकाशायर में, वहां पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। कहा जाता है कि इतना प्रोडक्शन होने लगा, है ना, मच प्रोडक्शन बाय इंग्लैंड दैट टाइम, इतना प्रोडक्शन होने लगा कि इंग्लैंड के अपने बाजार छोटे पड़ गए। ठीक है, अब चूंकि यूरोप में कंपटीशन बहुत था, सो इंग्लैंड को जरूरत थी नए बाजार की, वहां की कंपनियों को जरूरत थी नए बाजार की, और नए बाजार के रूप में जाहिर सी बात है कि भारत, इंडिया वॉज द बेस्ट प्लेस, इंडिया वॉज द बेस्ट मार्केट फॉर देम, क्योंकि भारत को एंशियंट एज में सोने की चिड़िया कहा जाता है। इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड इन एंशियंट टाइम, सो द इंडियन मार्केट वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर द यूरोपीय कंपनीज। भारत का जो मार्केट था वो शानदार था उन कंपनियों के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाल वगैरह सब आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना यही एक कारण था कि इंग्लैंड को भी बाजार की जरूरत थी, मार्केट की जरूरत थी, और जाहिर सी बात है इंग्लैंड की कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई। वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आप जानते ही हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी, व्यापार के लिए भारत में आई थी। बट वो जब भारत में व्यापार के लिए आई थी तो उसके भारत में रहने का मकसद केवल व्यापार था, राजनीति से शुरू में कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ये चीज बेटा आपको जाननी चाहिए। इसके बारे में, पुनर्जागरण के बारे में एक मैंने ब्रीफ करके, एक समराइज करके मैंने आपको बताया कि क्या कारण था कि यूरोप से हजारों मील की दूरी तय करने के बाद ये कंपनियां भारत के बाजार में आई। समझ में आया होगा, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, भारत की खोज, इस हेडिंग में बात करते हैं। भारत की खोज एक्चुअली में बाजार की तलाश तो बहुत ज्यादा थी, यूरोप के सारे देश चाहते थे कि उन्हें बाजार मिले, बट इंडिया एक ख्वाबों का देश था, सपनों का देश कहा जाता था। यूरोप के लोगों को यह पता नहीं था कि समुद्र के रास्ते से भारत कैसे पहुंचते। यूरोप के हर कंट्री इंडिया को खोजना चाहता था। आपको तो पता ही है कि इसमें सबसे पहले शुरुआत स्पेन ने की, वहां के राजा हेनरी ने शुरुआत की, बट क्रिस्टोफर कोलंबस को उन्होंने भेजा, लेकिन कोलंबस जो है भारत की जगह पे अमेरिका पहुंच गए और न्यू वर्ल्ड की खोज हो गई। इसमें सफलता मिली आखिरकार 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा जो है वो केप ऑफ द डेथ को पार करते हुए, यानी दक्षिण अफ्रीका से, सागर से होते हुए, दक्षिण अफ्रीका से होते हुए वो भारत पहुंचा, केरला आया, वहां राजा दाहिर का केरला आया, और वहां पर जो है राजा जमोरिन का शासन था। बहरकैफ भारत की खोज हो गई। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर डाली, और जैसे ही खोज कर डाली वैसे ही यूरोप की जो कंपनियां थी, यूरोप के जो देश थे, उनकी लालसा बढ़ गई। चूंकि पुर्तगाल ने भारत को खोजा था, इसलिए सबसे पहले भारत में व्यापार करने की जो इजाजत थी वो पुर्तगाल को मिली। समझ में आ रहा है?
कहा जाता है कि लगभग तकरीबन 1510 ईस्वी तक पुर्तगाल भारत में आ चुका था। पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया। आपको तो पता ही है कि पुर्तगाल की शक्ति का भारत में जनक जो है अल्फांसो अल्बुकर्क को माना जाता है। सो ये था कि भाई 100 साल तक जो है वो 100 साल तक कोई दूसरी कंपनी भारत में नहीं आई गोवा के अलावा। गोवा ने खूब पुर्तगालियों के अलावा। अब आपको बताऊं कि पुर्तगालियों ने खूब भारत में व्यापार किया, खूब बिजनेस किया। देखिए साहब, इतना बिजनेस था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कहा जाता है कि उनकी जहाज़ों में जब माल लाद के ले जाया जाता था तो अंग्रेज़ भारत से मसाले ले जाते थे, ठीक है ना। भारत से क्या ले जाते थे? मसाले ले जाते थे। इसके अलावा जो है सुगंधित लकड़ी है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सी चीजें थी, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ये सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा यूरोप में मसालों की जरूरत थी, खपत थी। क्यों? क्योंकि भारत में मालाबार का जो तट था पूरा मसालों के लिए प्रसिद्ध था। यूरोप में मांस को लंबे समय तक फ्रीज करने के लिए, मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वहां के लोग उस पर मसाले छींटा करते थे, उस पर मसाले डाला करते थे। समझ में आ गया? तो मसाले बड़ी ज़रूरी थे यूरोप के लोगों के लिए। और पुर्तगाल इतना ज़्यादा बेनिफिट कमा रहा था, इतना ज़्यादा फायदा कमा रहा था कि यू कांट इमेजिनाइज, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन अबाउट द पुर्तगाल, what was the earning of the Portugal that time. It was very big. So 100 साल जब पूरे हो गए, चूंकि उस जमाने में पोप का बड़ा दखल था साहब, जो वेटिकन सिटी में रहता था पोप जो है, जी हाँ, उस जमाने में पोप का बड़ा दखल था जो वेटिकन सिटी में रहता था। अब चूंकि पोप ने ये अनुमति दी थी कि भाई पुर्तगाल ने भारत को खोजा है तो कम से कम 100 साल तक डिस्टर्ब न किया जाए पुर्तगाल को। कहा जाता है कि एक दिन जो है पुर्तगाल का जहाज गलती से इंग्लैंड की सीमा में निकल गया, या इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, या कह सकते हैं कि इंग्लैंड के डाकू जो है वो पुर्तगाल के जहाज को उन्होंने पकड़ लिया। और जब डाकुओं ने उस जहाज को पकड़ा तो उसमें व्यापार का सामान था। देखिए साहब, डाकू जो होता है वो सोना लूटेगा, चांदी लूटेगा, मसाले, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ये थोड़ा डाकुओं के समझ से परे होते हैं। लेकिन डाकू इंग्लैंड का था, डाकू जरूर था, लेकिन अपने देश के प्रति वो बड़ा वफादार था। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो राष्ट्रीयता है वो इंग्लैंड में इतनी ज्यादा थी कि डाकुओं तक में राष्ट्रीयता पाई जाती थी। सो वो जहाज हैक करके डाकू लेके गए थेम्स नदी के किनारे। जी हाँ, वो जहाज हैक करके जो है वो डाकू ले गए टेम्स नदी के किनारे। और वहां पर फिर जब इंग्लैंड की महारानी ने, जब इंग्लैंड के लंदन के व्यापारियों ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और फिर आनन फानन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, आपको पता ही है, सन 1600 ईस्वी में। और फिर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जरूर हुई, लेकिन अंग्रेजों ने अपना दूत भी भारत भेजा। कहा जाता है कि सबसे पहले विलियम हॉकिंस को इंग्लैंड के राजा ने भारत में भेजा। कहा जाता है कि जब इंग्लैंड से विलियम हॉकिंस चले थे, सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस, ये दो लोगों को भेजा गया। लेकिन विलियम हॉकिंस को कहा जाता है कि सफलता मिली। 1608 में ये जहांगीर की दरबार में पहुंचा विलियम हॉकिंस, और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को भारत में, पहले तो जहांगीर रेडी नहीं था, लेकिन बाद में किसी तरह से जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो एक सीक्वेंस से आप देखिए चीजें चल रही हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में वो आए जरूर थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत में कंपटीशन भी था, पुर्तगाल भी था उस समय मौजूद था। बाद में चलकर जो है फ्रांस भी आ गया। जी हाँ, बाद में चलकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आए। तो बड़ा कंपटीशन रहा होगा। कहा जाता है कि अंग्रेज जब आए तो यहां पर कहा जाता है कि अंग्रेजों को गोलकुंडा के शासक ने, जिनका नाम जो है वो कुतुब कुली शाह के, ये आप वहां के शासक ने
गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि ये जो अनुमति है ये तकरीबन जी हाँ, ये जो अनुमति अंग्रेज़ों को मिली है ये तकरीबन 1632 में मिली है। कब मिली है? 1632 ईस्वी में ये व्यापार की अनुमति जो है गोलकुंडा के शासक ने दे दी। कहा जाता है कि ये जो अनुमति है इसे अंग्रेज़ों के लिए एक सुनहरा पत्र माना जाता है, एक गोल्डन लेटर कहा जाता था ये जो व्यापार की अनुमति दी। सबसे पहले दक्षिण भारत में गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दी। इसे एक प्रकार का सुनहरा लेटर, एक प्रकार का सुनहरा पत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को व्यापार का, भारत में इसको व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने भारत में व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को प्रदान की। ख़ास तौर से आप कहेंगे कि बंगाल में व्यापार करने की अनुमति, ठीक है, दक्षिण भारत में व्यापार करने की अनुमति, ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी विजय थी और कहा जाता है कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का, जी हाँ, 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया था। तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं पूरे सीक्वेंस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे, अच्छा एक चीज़ आपने देखा बेटा, ज़िंदगी में, लाइफ में, जो हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम एक बात कह रहे हैं आपसे कि इंसान ज़िंदगी में एक झटके में आदमी आगे नहीं बढ़ता। हमने देखा कि जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी ट्रिक से सफलता प्राप्त की। ये जो चीज़ें हैं अब तक समझ जाइए आप कि अब तक अगर आप कहें, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाह रहा था याद, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो सफलता पाई ये एक झटके में नहीं पाई, इसके लिए उसने स्टेप दर स्टेप काम किया। और एक चीज़ और बताऊं कि 1717 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यकीन मानिए 1717 तक देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी सोचा नहीं था कि भारत में जो है वो इस लेवल पे जाएगी, इतना बड़ा ग्रोथ करेगी, इंडिया पर अधिकार करेगी। ये तो एक प्रोसेस चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना। लेकिन फ़र्रुखसियर के द्वारा जो अधिकार दिया गया 1717 में सम्राट मुग़ल 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर द्वारा जो अधिकार दिया गया, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। अब जो है ये चीज़ आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेज़ों के बंगाल विजय के बारे में। एक प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है, क्या कभी आपने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विजय अभियान की शुरुआत बंगाल से क्यों की? इस पर कई सवाल आ चुके हैं, कि कई प्रश्न आए कि लॉर्ड डुप्ले ने भारत विजय की चाबी को दक्षिण भारत में खोजा, लेकिन सफलता अंग्रेज़ों को, लेकिन भारत की चाबी अंग्रेज़ों को, या लॉर्ड कलायू को अंग्रेज़ों की चाबी, लॉर्ड कलायू को भारत विजय की चाबी बंगाल से मिली। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अंग्रेज आए दक्षिण भारत में, लेकिन भारत विजय की जो प्रक्रिया है उन्होंने बंगाल से क्यों शुरू की? व्हाट इज अ बिग क्वेश्चन एंड व्हाट इज अ नाइस क्वेश्चन? दिस इज अ यूपीएससी क्वेश्चन। ये आईएएस का सवाल है कि अंग्रेजों ने आखिरकार बंगाल से ही भारत के विजय अभियान की शुरुआत क्यों की? वो चाहते तो साउथ इंडिया में वो आए थे, बट वो चाहते तो साउथ में शुरू कर सकते थे, बट क्यों दक्षिण भारत में क्यों नहीं शुरुआत की? तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू, देन वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, सो गेट रेडी। चलिए, इस पर आईएएस का प्रश्न भी है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत विजय की शुरुआत बंगाल से क्यों की। रेडी हो जाइए, गेट रेडी प्लीज। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे क्यों की भाई अंग्रेजों ने शुरुआत। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, और साथ में आपके कलम और कॉपी भी रेडी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए साहब, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं,
अब आपका काम है लिखना, जितने भी मेजर्स टॉपिक, जितने भी मेजर टॉपिक है उसको आप नोट करेंगे, ठीक है। कि अंग्रेजों ने भारत विजय की शुरुआत बंगाल से क्यों की, क्या कारण था, चलिए देखा जाए। यहां पर देखिए, बंगाल का विस्तृत क्षेत्र, एक पहला रीजन बताया, बंगाल बहुत बड़ा था। कैसे बड़ा था साहब, तो देखिए बंगाल में पूरा बंगाल तो था ही, इसमें क्या आता था, इसमें उड़ीसा भी था कि नहीं था, बिहार भी था ना, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि पूर्वी जो आसाम था वो भी यहाँ पे मौजूद था। समझ में आ गया, क्या था बेटा, पूर्वी आसाम या आसाम का कुछ हिस्सा जो है वो बंगाल में मौजूद था। मानी बंगाल was a big state from the India, so it was a very beneficial for them। एक बड़ा रीजन था, अंग्रेजों को लगा कि भाई बंगाल इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा राज्य है, तो हम शुरुआत यहां से क्यों ना करें, कि जो एफर्ट हम छोटे राज्यों में लगाएंगे वही एफर्ट थोड़ा सा हमें ज्यादा करना होगा, लेकिन बंगाल से शुरुआत होगी। तो एक रीजन ये भी था, समझ में आ गया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसको नोट करें कि अंग्रेजों ने भारत विजय की शुरुआत बंगाल से क्यों की। तो पहला लिखेंगे, नोट करिए बेटा, इसको लिख लीजिए कि बंगाल का क्षेत्र विस्तृत था। बंगाल का विस्तृत क्षेत्र था जिसमें बंगाल के साथ उड़ीसा, बिहार और असम के कुछ क्षेत्र शामिल थे। तो अंग्रेजों को लगा कि इतने बड़े क्षेत्र को लेके इतने बड़े क्षेत्र से शुरुआत करना अच्छा होगा। बताएं, समझ में आ रहा है? अब आइए नीचे पर बात करते हैं। कहा जाता है कि बंगाल का जो स्टेटस था वो शुरू से ही बहुत बढ़िया था व्यापार के मामले में। कहा जाता है कि यूनान तक में धनक थी बंगाल की। यूनानी इतिहासकार बंगाल को एक कुंड कहता है। वो कहता है कि बंगाल एक सोने का कुंड है, जहां पूरी दुनिया से सोना, जहां यूनान का सोना खिंच के जाता है और बंगाल के कुंड में समा जाता है। प्लिनी बताता है कि भारी संख्या में जो यूनान का सोना है वो बंगाल जा रहा है। तो बंगाल was a hub of the trade in ancient India that time. East India Company was also a trade company, व्यापारिक कंपनी थी। और दूसरी चीज क्या था, दूसरी चीज यहां पर यह थी कि भाई जाहिर सी बात है कि बंगाल बहुत रिच था। प्राचीन काल से ही बंगाल बहुत ज्यादा रिच था। एंशियंट एज से ही यहां व्यापारियों का आना जाना लगा रहा। सो अंग्रेजों ने यह भी देखा कि बंगाल is a good place for the trade that time, so Bengal was a very beneficial place for them। तो एक दूसरा रीजन ये भी था कि बंगाल का व्यापार में अग्रणी होना, बंगाल का व्यापार में आगे होना, खासतौर से वस्त्र उत्पादन में बंगाल का कोई जवाब नहीं था। कपड़ा उत्पादन में बंगाल एकदम अग्रणी था। और वहां की सोच भी लोगों की, सबसे बड़ी चीज है कि वहां की सोच भी लोगों की व्यापारी थी, क्योंकि व्यापार मेन देखा जाए तो व्यापार के मामले में बंगाल अग्रणी था। सो इट वॉज अ बिग रीजन। ये दूसरा रीजन है। तीसरे रीजन की बात करें, देखिए साहब, बंगाल में किचकिच नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे, बड़ा सेफ था। बंगाल में युद्ध के आशंका बड़े कम थे। अगर दक्षिण भारत से आप कंपेयर करें तो दक्षिण भारत में देखिए मराठी भी थे, टीपू सुल्तान भी थे, यानी मराठे थे। जी हाँ, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में मराठे थे। फिर मैसूर के सुल्तान थे भाई, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रेंच थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रेंच थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सो इट वॉज अ वेरी टिपिकल फॉर देम। It was a very big competition time for them in South India. So Bengal was a good place for them.
कारण ये था कि बंगाल एकदम आक्रमणों से सुरक्षित था। और जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी जो कुछ डिसीजन लेना चाहे, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंसान के आगे बढ़ने के लिए शांति का होना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा शांति मतलब ये है कि किचकिच नहीं होता। जब आपकी फैमिली में इस तरह के लोग हों जहाँ पे टकराव हो, तो उस कंडीशन में आदमी ना परेशान होता। कहने का मतलब कि साउथ इंडिया में इतनी ज़्यादा टकराव थी, इतनी ज़्यादा कंपटीशन थी, सो बंगाल वॉज अ गुड प्लेस फॉर देम। हालांकि कंपटीशन होना बुरी बात नहीं है, कंपटीशन पॉजिटिव हो तो अच्छा है, कंपटीशन नेगेटिव होना ये बुरी बात है। समझ में आ गया? तो कंपटीशन वहां पे ना कैसा था, कंपनियां ही थी यूरोप की जो एक दूसरे का टांग खींचने पर आमादा थी, दिक्कत थी ना। सो बंगाल वॉज अ गुड प्लेस। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप कि बंगाल आक्रमणों की दृष्टि से भी सुरक्षित था। ठीक है, वहां पर मराठे, मैसूर के सुल्तान, यूरोप की कंपनियां, ये सब कुछ मामलात नहीं थे। समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लियर हो रही हैं? तो इन सब रीजनों से आप देखेंगे। दूसरी तरफ देखिए कि लॉर्ड डुप्ले जो है, जो फ्रांसीसी लॉर्ड डुप्ले जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, ही वॉज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। He was a good person and he was also very talented person. He was also good diplomat of their time. लेकिन ये था कि उन्होंने बहुत अच्छा था, वो अच्छा राजनेता था, अच्छा कूटनीतिज्ञ था, सब कुछ था। लेकिन उसने साउथ इंडिया में सोचा, उसने वहाँ के क्या कहते हैं उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। कहने का मतलब है कि साउथ इंडिया में उसने सोचा वहाँ पर साम्राज्यवाद की शुरुआत करने के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पैर जमाने के लिए। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे मैंने बताया ना कि ये सब रीजंस नहीं थे, इतनी सारी सहूलतें नहीं थी जो अंग्रेजों को बंगाल मिली। और कल ही उन्हें बंगाल में शुरुआत की और बंगाल में उसे बहुत पॉजिटिव लगा, बंगाल काफ़ी सुरक्षित लगा और यही कारण है कि अंग्रेज कामयाब रहे। तो एक बड़ा प्रश्न भी है, इस पर सवाल भी आया है कि फ्रांसीसियों ने भारत की चाबी को दक्षिण में खोजने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन जिसे अंग्रेज़ों ने यानी कलाइयों ने बंगाल में खोजने की कोशिश की और अंततः अंग्रेज सफल रहे। तो आपको मैं बता दूं कि उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही आपको लिखना है। उस प्रश्न का उत्तर इसी पॉइंट से लिखना है। तो बच्चों, जो आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप में से, जी हाँ, जैसा मैंने बताया है, इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है, इसको आप क्लास को देखिएगा। इसको मैंने नोट्स भी बनवाने की कोशिश की है, नोट्स भी आपने बनवाया होगा। और इस पर देखना 10 ईयर्स में जो प्रश्न आए हैं 10 सालों में IAS के, उसमें से ये प्रश्न भी आपको मिलेगा, इस टॉपिक पर भी प्रश्न आए हैं। सो आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, लिखने की कोशिश इस प्रश्न, जी हाँ, जो 10 सालों में IAS के प्रश्न इस टॉपिक से भी आए हैं, तो इसको लिखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी के प्लस चैनल पर हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास मैं लेता हूँ। तो जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल है वो अनअकैडमी के प्लस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप रेफरल कोड MNUS को यूज़ करना मत भूलिए जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, रेफरल कोड MNUS को यूज़ करना मत भूलिए जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। और जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप प्लस पे आइए, जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप प्लस पे लीजिए या सब्सक्रिप्शन जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए लीजिए या आइकॉनिक के लिए लीजिए, मैं आपसे कहूँगा कि जी हाँ, चाहे जब भी आप अनअकैडमी पर एडमिशन लीजिए, चाहे आप प्लस पे लीजिए या आइकॉनिक के लिए लीजिए, तो मैं कहूँगा कि रेफरल कोड MNUS को यूज़ करना मत भूलिए। अगर रेफरल कोड आप MNUS यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ीस 10% कम हो जाएगी। तो बच्चों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, इसको शेयर ज़रूर करिए
और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।